एवरीवन, आज के इस सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास ऑब्जेक्टिव चैप्टर है जीवो में। चैप्टर है मानव जनन। क्या है? मानव जनन। इसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। एक ऐसा सवाल जो लाइन बाई थ्योरेटिकल है और आपका एग्जाम में आने का चांस नहीं, पूरा का पूरा चांस है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं। सबसे पहला सवाल है कि आप देख सकते हैं सवाल कितना अच्छा है, आप ये सब पढ़े भी होंगे। देखिए, सवाल है प्रत्येक प्रत्येक वृषण में कितने वृषण पालिका या खंड होते हैं? ये वृषण होता है, क्या होता है? ये जो हमारा वृषण होता है, इसमें कहता है ये कोष्टक की संख्या कितनी होती है जिसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है वृषण पलिकाएं एवं खंड। कहता है ये कितने होता है? 100 होता है, 150 होता है, 250 होता है, अनंत होता है। तो बताइए क्या होगा? तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा इसमें लगभग 250 जो है कोष्टक पाए जाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल को देखा जाए। कहता है नर सहायक ग्रंथि में सम्मिलित है। नर सहायक ग्रंथि मतलब नर का जो सहायक ग्रंथि है, वर्ड समझिएगा। नर सहायक ग्रंथि, अंग नहीं पूछ रहा है, ग्रंथि पूछ रहा है। तो ये चार को जो ऑप्शन दिया है गया है, इसमें से कौन जो है नर सहायक ग्रंथि है? तो देखिए इसका है, क्या प्रोस्टेट ग्रंथि है, क्या एल्बो रिथरल ग्रंथि है, शुक्राशय ग्रंथि है, या उपरोक्त में सभी? तो देखिए ये सभी का तीनों जो है वो नर सहायक ग्रंथि है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नर में शिशन त्वचा के ढीले वलन द्वारा आच्छादित होता है, उसे हम कहते क्या है? मतलब नर यानी नर का जो पेनिस होता है, लिंग होता है ना, उस लिंग का ढीले शिशन जो अगला भाग होता है, ये अगला जो भाग होता है, इस अगले भाग में एक आच्छादित एक ढीला त्वचा होता है इसके कवर ऊपर, है ना। तो कहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? तो क्या कहता है? अग्र त्वचा, यूरेथ्रल ग्रंथि, बाहरी जनन अंग, या फिम्ब्रिया? क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं अग्र त्वचा यानी फोर स्किन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलो अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फिम्बरी का कार्य क्या है? फिम्बरी फिम्बरी का कार्य क्या है ये कहता है। फिम्बरी, तो फिम्बरी ये कहाँ होता है? तो फिम्बरी सबसे पहले जो है ये हमारा जो है, अगर इसको हम कहा जाए, है ना, ये हमारा गर्भाशय जो होता है, और गर्भाशय में एक क्या होता है? अंडाशय होता है, और यहाँ से आता है अंडवाहिनी। और ये देखिए ये संरचना क्या है? ये कॉपर स्लूटियम, ये आगे का पार्ट्स देख लीजिए, है ना। तो ये जो है इसी को हम कहते हैं फिम्बरी। क्या कहते हैं? ये जो फिम्बरी है ना, पंजे जैसा, गुच्छा जैसा होता है, ठीक है। फिम्बरी का कार्य क्या? अंडो उत्सर्ग के बाद अंडाशय का अंडे का ग्रहण करना, अंडाशय की आकृति को बनाए रखना, शुक्राणु को निषेचन के दौरान रास्ता उपलब्ध कराना, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो इसका जो काम होता है, इसका जो काम होता है बाबू, है ना, इसका काम होता है अंडो उत्सर्ग के समय अंडे को संग्रह करना यानी करना। बस में इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। बहुत। यह सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? कहता है कौन सा कथन जो है गलत है ना। तो सिंपल सवाल है। कहता है कोशिकाओं के समूह से एक स्तनीय पिंड। स्तनीय पिंड क्या होता है? स्तनीय पिंड बोला जो महिला के अंदर जो स्तन होता है, ब्रेस्ट होता है, उसी को बोलते हैं स्तनीय पिंड। कहता है एल्वोलाई कहलाते हैं। तो ये क्या होता है? कोशिकाओं के समूह से युक्त होता है। क्या होता है? एक कोशिकाओं से समूह से युक्त होता है, जिसे हम एल्वोलाई कहते हैं। तो यह भी ऑप्शन सही है। सवाल है बाबू गलत कौन है? गर्भाशय को ओवम कहा भी जाता है, ये भी सही है। क्या अंड वाहिनी का अंतिम भाग एम्पुला कहलाता है? देखिए अंड वाहिनी का ये ये जो है, ये अंडा जो ले जाता है, ये फिमरी हो गया, है ना, और ये अंडाशय हो गया, ठीक है। तो इसको जो है ना, इसका एक भाग ए वाला हो गया, एक भाग ए हो गया, और एक गर्भाशय की तरफ होता है। क्या होता है? गर्भाशय की तरफ होता है तो तीन भाग होते हैं। तीन भाग में ये बीच वाला भाग को हम बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एम्पुला। अब कहता है अंतिम भाग, तो अंतिम भाग को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंतिम भाग को कहा जाता है इस्थमस। क्या बोला जाता है? इस्थमस कहा जाता है।
अंतिम भाग को कहा था इस्थमस, क्या कहा था, इसको हम इस्थमस कहते हैं और इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा। जब अंडवाहिनी के दो क्षेत्र होते हैं तो ये भी क्या है, ये सही है, अंडवाहिनी के दो क्षेत्र होते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बाबू वो क्या होगा, ये वाला भाग जो है वो क्या है, गलत है, यानी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। शुक्र जनन, शुक्र जनन तब शुरू होता है जब हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। कहता कौन सा हार्मोन बढ़ जाएगा, जीएनआरएच, एलएच, ऑक्सीटोसिन और लैक्सिन, कौन सा ऐसा हार्मोन बढ़ जाता है तो शुक्र जनन जो है वो शुरू होता है। तो इसका उत्तर होगा जीएनआरएच। इसमें से जो भी ऑप्शन है उसमें से जीएनआरएच, ये हार्मोन जब तक नहीं बनेगा तब तक एलएच, एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन ये सारा का कुछ भी जो है वो नहीं बन पाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखा जाए। कहता है एस्ट्रोमा क्या है, एस्ट्रोमा जो है वो क्या है। कहता है एक तरल से भरी पुटिका गुहा है ना, एक आंतरिक थिक इंटरना है, एक परिपक्व पुटिका है, एक तरल विहीन पुटिका है। कहता है एस्ट्रोमा आखिरकार है क्या। तो एस्ट्रोमा जो है एक क्या है, तरल से भरी एक पुटिका होता है। क्या होता है, तरल से भरा हुआ एक क्या होता है, एक पुटिका, मतलब पानी के अंदर वो क्या होता है, ऑब्जर्व होता है, पानी के अंदर से वो क्या होता है, घिरा रहता है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखा जाए। अंडो उत्सर्ग है, अंडो उत्सर्ग है, अंडो उत्सर्ग, अंडो उत्सर्ग है क्या है। अंडाशय से द्वितीयक ओसाइड का मुक्त होना, क्या ये अंडोत्सर्ग है। अंडाशय से प्राथमिक ओसाइड का मुक्त होना, क्या ये अंडोत्सर्ग है। ध्रुवकाय का मुक्त होना, क्या यह अंडोत्सर्ग है। ग्राफियन पुटिका का मुक्त होना, क्या यह अंडोत्सर्ग है। बताइए इसमें से कौन सा उत्तर जो होगा वो होगा। कहता कौन है अंडोत्सर्ग, तो कहने का मतलब है इसमें से कहता कौन सा जो है अंडो उत्सर्ग में कौन सा जो है चीजें होती है ना। तो कहता है इसमें उसका उत्तर हो जाएगा अंडाशय से द्वितीयक ओसाइड, क्या होता है, द्वितीयक ओसाइड जो है वो मुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओ ए, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखा जाए। समान जनन क्षमता के लिए कितने प्रतिशत शुक्राणु की सामान्य आकृति और आकार होना चाहिए। मतलब कि समान रूप से किसी को बच्चा पैदा करने के लिए उसके स्पर्म में जो है कितने शुक्रबीज ऐसा कह सकते होना चाहिए, क्या 50%, 25%, 40% या 60%, क्या होना चाहिए। तो कहता है इसका होना है 60%, क्या होना चाहिए 60%। उसके मतलब जितना भी शुक्र स्पर्म निकलेगा उसमें 60% जो है क्या होना चाहिए, शुक्राणु होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल को देखा जाए, सिंपल सवाल था। रज चक्र किस अवधि में एलएच और एफएसएच उच्च स्तर प्राप्त करता है। कहता रज चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कहता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन, सॉरी रज चक्र में कहता है कि यह जो हार्मोन है एलएच और एफएसएच का स्तर जो ऊंचा होता है ना, इसका जो ग्राफ है इस प्रकार से ऊंचा कब होगा, है ना। तो कहता कौन सा अवस्था में, अंतिम सप्ताह में, चक्र के मध्य में, चक्र के शुरुआती दिन में और चक्र के 4 दिन में। तो कहता है इसका उत्तर जो होगा चक्र के मध्य में, जब बीच में होता है तो एल एच और एफ एस किताब में होगा ग्राफ, आप वहां पर देखिएगा आपको ये मिलेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हो रहा होता है तो उसके जो मध्य अवधि में, मध्य समय में जो है वो एल एच और एफ एस जो है वो क्या होता है, का स्तर बढ़ा रहता है। देखो मासिक चक्र के किस प्रवस्था में ग्राफियन फॉलिकल कॉपर्स ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाता है। तो उसका क्या उत्तर होगा, क्या ल्यूटियल में, क्या प्रो प्रोलिफेरेशन में, पॉलिकुलर में या वृद्धि में, किसमें जो है वो क्या ये होता है। तो इसका उत्तर होगा ल्यूटियल, क्या होता है ल्यूटियल, क्या होगा ल्यूटियल। ल्यूटियल में जो है वो कहता है मासिक चक्र के इस प्रवस्था में जो है वो ग्राफियन फॉलिकल जो है कॉपर्स ल्यूटियम में बदल जाता है इसी के अवस्था में। ठीक है, चलो अब आगे देखा जाए। एंडोमेट्रियम के रख रखाव के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है। एंडोमेट्रियम यानी गर्भाशय के जो है ये लेयर जो होते हैं अंदर वाला भाग, इसके रख रखाव के लिए कौन सा हार्मोन है वो जिम्मेवार है। क्या एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरॉन और क्या टेस्टोस्टेरोन। तो इसके लिए आपको बताया गया था क्लास के अंदर भी कि प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है इसके रख रखाव के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन सा समान जनन अवस्था का सूचक है और रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति के बीच विस्तारित होती है। समान वर्ड समझिएगा ध्यान से, समान जनन अवस्था है का सूचक है, समान जनन अवस्था का सूचक है। मतलब इस अवस्था में जो है वो आदमी बच्चे पैदा कर सकता है। वह कौन सा, चार ऑप्शन में कौन होगा, क्या मासिक चक्र आएगा, जब तक आएगा तब बच्चा पैदा हो सकता है, या स्ट्रस चक्र है ना, या अंडोत्सर्ग या आरोपण। तो इसमें कहता है
कि रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति के बीच विस्तारित होती है। वो रजोदर्शन और रजो निवृत्ति के बीच में होता है। तो रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति के बीच में क्या होता है? ए मासिक चक्र। क्या बोलते हैं उसको? मासिक चक्र कहते हैं। मासिक चक्र होते रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे यहां पर देखा जाए तो अंडोत्सर्ग क्या होगा? यानी कि मासिक चक्र होता है रजोनिवृत्तीय, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी जो है ये नहीं होता है। अंडा मान लीजिए कि मासिक चक्र हो रहा है लेकिन अंडा नहीं बन रहा है, तो भी क्या होगा? बच्चे को जन्म देना क्या है? मुश्किल है। मासिक चक्र का मतलब है ना, कि अंडा बनना, फिर एंडोमेट्रियम का टूटना, फिर से बनना, ये सारा पूरा प्रक्रिया होता है। इसके अंदर सब कुछ आता है, इसलिए इसका हम अगर इसमें हम ये ऑप्शन को ऐड करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल को देखा जाए। निषेचन होता है कहाँ होता है भाई? क्या गर्भाशय के ग्रीवा में होता है, एम्पुला में होता है, इस्थमस में होता है और योनि में होता है? बताइए क्या होगा गर्भ निषेचन? ऐसे हम जानते हैं निषेचन जो होता है अंडवाहिनी होता है, लेकिन अंडवाहिनी के जो है ये बीच वाला भाग होता है, यहीं पर होता है। इसको हम बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला कहते हैं। क्या बोलते हैं? और इधर वाला भाग को इनफंडिबुलम, और इसको हम इस्थमस कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगर 8 से 16 ब्लास्टोमेर युक्त भ्रूण कहलाता है, अगर कोई भ्रूण है, जैसे मान लीजिए कि ये शुक्राणु है और ये प्लस क्या है? ये अंडाणु है, जब दोनों मिल गया तो ये क्या बन गया? ये इगुनज बन गया। ये एक कोशिका, एक केंद्रक है। अब ये कुछ समय के बाद 2 हो जाएगा, फिर कुछ समय के बाद क्या होगा? ये 4 हो जाएगा, और इसी तरह से क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया? ये 16 हो गया। कहता है 8 से 16 ब्लास्टोमेर्स युक्त भ्रूण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं उसको? क्या मोरूला कहते हैं, क्या ब्लास्टुला बोलते हैं, गैस्टुला बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं मोरूला। क्या कहते हैं? मोरूला। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखा जाए। कहता है आरोपण के दौरान ब्लास्टोमियर्स गर्भाशय के किस स्तर में धस जाता है? ध्यान समझिएगा। ठीक है, कहता है आरोपण के दौरान ब्लास्टोमियर गर्भाशय के किस स्तर से, मतलब आरोपण जब होता है, आरोपित होता है, तो ये ब्लास्टोमियर्स जो होता है गर्भाशय का कौन सा स्तर से जो है वो धस जाता है? तो सीधा सा उत्तर इसका है यहाँ देखिए, ये एंडोमेट्रियम है। क्या है? एंडोमेट्रियम है गर्भाशय का। ये इधर से आएगा, ये ब्लास्टोमियर। अब ये आके क्या होगा? इसमें धसेगा। इसको क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो क्या होगा? ट्रोफोब्लास्ट, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो इसका उत्तर क्या होगा? एंडोमेट्रियम। यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ही युग्मनज जैसे ही युग्मनज से गुजरता है, वैसे ही समसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है, जो कि विदलन कहलाता है। ध्यान समझिएगा। कहता है जैसे ही युग्मनज कहां से गुजरता है तो विदलन शुरू हो जाता है। यानी कहता है विदलन कब शुरू होता है? सवाल में ये करा, सवाल समझिए पहले। जैसे ही युग्मनज यानी जाइगोट, शुक्राणु प्लस अंडाणु मिला तो बन गया इगुनज। ठीक ना? अब यह युग्मनज जैसे ही कहता गुजरता है, वैसे समसूत्री, इसमें समसूत्री विभाजन कब शुरू होता है? क्या एम्पुला में शुरू होता है, इस्थमस में शुरू होता है, फिम्बरी में होता है, या इनफंडिबुलम में होता है? तो देखो सीधा सा बात है बाबू, बिना निषेचन को तो संभव समसूत्री विभाजन होगा नहीं। तो इस निषेचन कहाँ होता है? एम्पुला में होता है। कहाँ होता है? एम्पुला में। तो क्या होता है? एम्पुला में निषेचन होता है। तो यहाँ के बाद इस्थमस का, कहा एम्पुला के बाद कहाँ जाएगा? इस्थमस। कहाँ जाएगा? इस्थमस में, यानी कि गर्भाशय के जो है ये वाला भाग में। तो यहाँ के बाद इधर क्या? गर्भाशय है। क्या है? गर्भाशय। तो यहाँ से जैसे आगे बढ़ता है तो इसमें समसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर से देख लीजिए, है ना? इंपॉर्टेंट सवाल है, सिंपल है, जरा थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा फिर से एक बार देखते हैं। कहता है कि इगुमनज हो गया बाबू, इगुमनज हो गया। कहता है गुजरता है, इससे क्या होता है? इगुमनज के गुजरने, है ना, कहां से गुजरेगा? क्या एम्पुला से, इस्मस से? वैसे ही समसूत्री क्या होता है? विभाजन शुरू हो जाता है, जो विदलन कहलाता है। तो कहता है एम्पुला, एम्पुला में तो निषेचन होता है, और इस्मस में कहां से? उसके अगले भाग को हम इसको क्या बोलते हैं? इस्मस। यहां जैसे गुजरता है तो इसमें समसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। चलो, निषेचन के दौरान एक शुक्राणु के अंडे किस स्तर के संपर्क में आता है? कहता है निषेचन के दौरान एक शुक्राणु जो होता है, एक शुक्राणु जो होता है ना, वो अंडे के किस स्तर के संपर्क में आता है? कौन सा स्तर के संपर्क में आता है? क्या जेली कोट से, जोना पेलोसिडा से, है, या फिर के विटेलाई झिल्ली से, या फिर क्या बोलते हैं पेरी विटेलाइन स्पेस से? किससे होता है? तो कहता है इसका जो होता है जोना पेलोसिडा से। किससे होता है? जोना पेलोसिडा। किससे होता है? जोना पेलोसिडा से जो है वो टकराता है। इसके ऊपर क्या होता है? जोना पेलोसिडा होता है, और उससे शुक्राणु जो है क्या होता है? टकराता है, या उसके संपर्क में आता है। सिंपल सा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कहता है वृद्धि करते हुए भ्रूण का प्राथमिक लक्षण किससे पहचाना जाता है?
वृद्धि कर रहा है भ्रूण, तो उसका प्राथमिक लक्षण क्या होता है कि वृद्धि कर रहा है? कहता है स्टेथोस्कोप के द्वारा ध्यानपूर्वक हृदय की आवाज सुनना, बालों की उपस्थिति, है ना, सिर की उपस्थिति। पल बताओ, अब भ्रूण बढ़ रहा है तो ये सब होगा? सीधा सा सवाल है, ये सब तो होगा नहीं। क्या होगा? ये ध्यानपूर्वक हृदय, देखा अलग क्या होता है, एक होता है लगाने वाला मशीन, वो लगा के दिखता धड़कन को, बच्चे का धड़कन को क्या होता है, चेक किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए उत्तर हो जाएगा। मनुष्य की गर्भावस्था के औसत अवधि लगभग 9 महीने होती है, जो कहलाती है, क्या कहलाती है? गर्भाविधि, प्रसव, दुस्रवन, आरोपण, क्या कहलाती है? तो जो 9 महीना तक की जो गर्भा अवधि होता है उसे हम गर्भावधि क्या बोलते हैं? ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सवाल था, ये ज्यादा कुछ टफ इसके अंदर है नहीं। प्रसव का संकेत क्या है? प्रसव का क्या संकेत है? प्रसव है ना, तो कहता है पूर्ण विकसित भ्रूण, क्या अपरा, दोनों, या फिर गर्भाशय। कहता है प्रसव, प्रसव पीड़ा ना बोलता, प्रसव पीड़ा मतलब बच्चा होने वाला, उसका लक्षण क्या है? तब पूर्ण विकसित भ्रूण, यानी कि भ्रूण जब पूरा विकसित हो जाता है, यही इसका क्या है, लक्षण है कि हाँ प्रसव होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ए। ये ऑप्शन क्या है, सही है। प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन गर्भाशय के पेशी को क्या करता है? पेशी पर सक्रिय होता है। गर्भाशय के प्रसव जो होता है, प्रसव यानी कि बच्चा जन्म लेने वाला है ना, के दौरान, है ना, कौन सा हार्मोन गर्भाशय के पेशी पर कार्य करता है? गर्भाशय के पेशी पर कार्य करता है ऑक्सीटोसिन, एलएच, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। तो क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन जो होता है गर्भाशय की दीवार को संकुचित करने का काम करता है, दबाता है ताकि बच्चा क्या हो, बाहर हो। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। गर्भाशय के दौरान मादा के कौन सा ग्रंथि जो है वो विभेदित होती है? गर्भाशय के दौरान, सॉरी गर्भाशय नहीं, गर्भा अवस्था के दौरान। क्या होता है? गर्भा अवस्था के दौरान मतलब बच्चा जब पेट में पल रहा होता उस समय मादा का कौन सा ग्रंथि जो है विभेदित मतलब टूटती रहती है? क्या थायराइड, स्तन ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, कौन सा? तो क्या होता है, जब बच्चा जो है पेट के अंदर रहता है तो उस समय माँ की स्तन ग्रंथि जो है वो टूटती है और वो अपना पूरी संरचना को वो लेती है, क्या करती है, ताकि बच्चा जो है बच्चा के लिए दूध बना सके। तो क्या होगा? इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉम के लिए सही है, किसके लिए सही है? का इसमें क्या क्या होता है? कोलेस्ट्रॉम मतलब वही बच्चा का पहला दूध, बच्चा का पहला दूध। कहता है कई एंटीबॉडीज होती है, दुष्श्रवण के अंतिम कुछ दिनों के स्रावित होती है। ये एक फिरोमोन है, एक सफेद रंग होता है, क्या होता है? तो कहता है इसके अंदर जो है एंटीबॉडीज होती है, मतलब माँ का पहला दूध होता है उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं से, वायरस से बचने के लिए एक एंटीबॉडीज होती है जो उसे माँ के गर्भ से मिलता है, जो दूध से उसे प्राप्त होता है। कहता है यदि एपिडेमिस ना हो तो क्या घटित होगा? एपिडेमिस यानी अधिवृष्ण, एपिडेमिस मतलब अधिवृष्ण। कहता है यदि मनुष्य में एपिडेमिस ना हो तो क्या होगा? शुक्राणु का जीवन चक्र छोटा होगा, पथ जल्दी से पार कर देगा, क्रियात्मक परिपक्वता जल्दी आ जाएगी, शुक्राणु निषेचन में असमर्थ होगा। तो क्या होगा? जब शुक्राणु बनता वृष्ण में, जमा होता है अधिवृष्ण में यहाँ पे, है ना, और यहाँ से निकल के जाता है, अगर ये जमा होता है तो यहाँ पर क्या होता है? परिपक्व होता है, मजबूत होता है, और मजबूत होगा तो निषेचन हो पाएगा। और ये निषेचन में क्या होगा? अगर नहीं रहेगा निषेचन क्या होगा? असमर्थ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सिंपल। यदि मासिक चक्र 35 दिन का है तो असुरक्षित अवधि क्या होगी? एक दिन से शुरू करें। बता दिए मासिक चक्र जो है वो क्या है? 35 दिन का है। कहता है कि असुरक्षित अवधि, है ना, कहता है फर्टाइल विंडो क्या होगी, मतलब कौन सा ऐसा दिन है जिसमें संबंध बनाया जाए ताकि बच्चा जो है वो जन्म ले सके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद। कहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 9वें से 17वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 11वें से 18वें दिन, या 16वें से 18वें दिन, या 18वें से 35वें दिन, कौन सा दिन? तो कहता है इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा 16वें से 18वें दिन। अगर 35 दिन पर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ऋतुस्राव 35 दिन पर होता है, तो अंडा जो है या तो 16वां या तो 18वां, 16 से 18 के बीच में जो है ये फर्टाइल होगा। ऐसे क्या होता है? 14वां दिन। क्या होता है? 14वां दिन होता है जब 28 दिन का होता है तब। अंडो उत्सर्ग के पश्चात बची हुई पुटिका बनाती है, क्या बनाती है? अंडो उत्सर्ग के बाद जो बची हुई पुटिका होती है, क्या कॉपर्स ल्यूटियम बनाती है, कॉपर्स एल्बिकनेंस बनाती है, कॉपर्स कोरानोस बनाती है, कॉपर्स, है ना, काइलो काइलो सम बनाती है? तो क्या होता है? कॉपर्स ल्यूटियम। क्या होगा? कॉपर्स ल्यूटियम बनाती है। सिंपल सवाल था ये। मासिक चक्र के दौरान मनुष्य मासिक चक्र के दौरान मनुष्य मादा में समानता अंडोत्सर्ग होता है ना, किसमें? तो पॉलीफेरेटिव अवस्था के अंत में, स्रावी अवस्था के अंत में,
स्रावी अवस्था के अंत के तुरंत पहले या प्रोलीफेरेटिव अवस्था की तुरंत में, की शुरुआत में? कौन सा अवस्था में? तो मासिक चक्र के दौरान मनुष्य मादा में सामान्यतः जो है अंडोत्सर्ग होता है कब? तो प्रोलीफेरेटिव अवस्था में, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या ए हो जाएगा।